तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड पे। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले माफ़ी, लास्ट सैटरडे कहानी नहीं थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था आप ही लोगों की वजह से, नई नई कहानियों को ढूंढने के लिए। तो अब लेकिन आज हाजिर हूँ, वीक का पहला दिन है। आज की कहानी बेहद दिलचस्प कहानी है। आपको फिल्म याद होगी, एक शोले, कर्मा और भी ऐसी कई फिल्में हैं। इनकी ख़ास बात क्या है? आपने देखा होगा शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र यानी जय और वीरू, ये छोटे मोटे चोर थे, क्रिमिनल थे। फिर इनका इस्तेमाल एक इंस्पेक्टर डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए करता है। कर्मा में भी ऐसे ही सज़ा याफ्ता है या जेल के अंदर मुजरिम है, और फिर उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एक क्रिमिनल या फिर एक मुजरिम या फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए या फिर उस फील्ड के लोग बड़े कारगर होते हैं। और असलियत में भी, असली दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी फिल्में आपने अलग अलग देशों के एजेंट की, चाहे वो CIA की हो, KGB की हो, रॉ की हो, ISI की हो, है ना, M16 की हो, MI6 की हो, तो मोसाद की हो, तो इन सब के कई बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। बट आपने कभी सोचा है कि ये जो एजेंसियां ऑपरेशन करती हैं ये कैसे करती हैं? ये खुद जाती हैं, खुद सब कुछ कर देती हैं, या उससे पहले पूरी एक ज़मीन तैयार होती है? और वो ज़मीन कौन तैयार करता है? इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन में होता है जिनको शायद एजेंसियों से ज़्यादा जानकारी है, और इसीलिए एजेंसियां उनसे मदद लेती हैं। जैसे अक्सर ये कहा जाता है, कई बार ये इल्ज़ाम लगे हैं कि छोटा राजन, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, वो हमेशा डी कंपनी के ख़िलाफ़ एजेंसियों की मदद करता रहा, इनपुट देता रहा, जानकारी देता रहा। वैसे ही बबलू श्रीवास्तव, जो इस वक्त करीब 25-27 साल से जेल में बंद है, तो बबलू श्रीवास्तव के बारे में भी कहा जाता है कि एजेंसियां बबलू श्रीवास्तव की मदद लेती हैं अलग अलग ऑपरेशन के लिए, चाहे वो अंडरवर्ल्ड का हो या फिर पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, जो हमारे देश के दुश्मन देश के ख़िलाफ़ साजिशें रच रहे हों, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ उनकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन सामने लाने के लिए, जो ख़तरनाक है उनको रास्ते से हटाने के लिए। तो ऐसे ऑपरेशन में कहा जाता है कि ये तमाम शुरू से ही कहा जाता है कि चाहे छोटा राजन हो, बबलू श्रीवास्तव हो, ऐसे लोगों की एजेंसियां मदद देती हैं। अब हकीकत में भी ये है कि अगर आप मदद न लें तो फिर शायद आप पूरी तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम ही नहीं दे पाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज की जब कहानी आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा। हाफिज़ सईद, आप सभी को पता है, बैन लश्कर तैयबा संगठन, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा जो हाफिज़ सईद जहर उगलता रहता है, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। 2008 मुंबई अटैक, जिसमें 160 से ज़्यादा लोग मारे गए, और भी ऐसे बहुत सारे हमले, फ़िदाईन हमले देश के अंदर। तो हाफिज़ सईद मोस्ट वांटेड इंडिया के लिए, और हाफिज़ सईद के बारे में पता है कि वो पाकिस्तान में इस वक्त शायद कोट लखपत जेल में बंद है। तो ऐसे तमाम लोगों को, चाहे डी कंपनी दाऊद इब्राहिम हो या फिर आपके अजहर मसूद हो, या और जो भी ऐसे नाम जो हिंदुस्तान के दुश्मन, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें रचे, ऐसे लोगों के नेटवर्क को तोड़ने, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए कई बार ऑपरेशन तैयार किए जाते हैं, ऑपरेशन को अंजाम दिए जाते हैं। कुछ बार कामयाबी मिलती है, कुछ बार नहीं मिलती है। 2020 की बात है, कोरोना ने अभी दस्तक भी नहीं दी थी, क्योंकि दी थी लेकिन उस वक्त तक चीन में था और बाकी दुनिया को लगा कि हमारा तो मसला है नहीं, सरदर्द है नहीं। लेकिन उसी दौर की बात है, ये एक प्लान बना एक एजेंसियों के थ्रू कि हाफिज़ सईद को मारा जाए। और हाफिज़ सईद उस वक्त गिरफ्तार हुआ था। पाकिस्तान ने दुनिया को धोखा देने के लिए दिखाया था कि वो जेल के अंदर है, लेकिन हाफिज़ सईद जेल के अंदर नहीं था। तो बहुत सारी आर्थिक सैंक्शन, पाबंदियां भी थी, जिसको लेकर के टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेगा पाकिस्तान तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी दौरान में ये तय हुआ कि हाफिज़ सईद, जो कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इतने सारे ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चला जाए, उसे मारने के लिए। अब कैसे होगा? तो यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। 2020 दुबई की बात है। अब दुबई में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, आपको पता है, अंडरवर्ल्ड के भी हैं, अलग अलग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी संगठन, उनके लोग भी हैं। तो वहीं पे एक एजेंसी ने, अपनी एजेंसी ने यह तय किया कि कुछ लोगों को ये काम दिया जाए और हाफिज़ सईद का काम किया जाए। अब कैसे? तो उसकी पूरी प्लानिंग होती है। सबसे पहले
दुबई की जेलों में बंद ऐसे पाकिस्तानियों को ढूंढा जाता है जो किसी क्रिमिनल केस में बंद नहीं है, जो किसी टेररिज्म के केस में बंद नहीं है, बल्कि फ्रॉड या बाकी चीज़ें या गबन कुछ और ऐसे मामले, और उनको बहुत ज़्यादा लंबी सज़ा भी होनी है, कुछ साल या उसके बाद वो छूट कर भी आ जाएंगे। तो यहीं से शुरू होता है ये पूरा खेल। एजेंसी के थ्रू दुबई में बंद जेलों में ऐसे पाकिस्तानियों की खोज होती है जिन्हें जेल से बाहर निकाला जाए और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और जो क्रिमिनल केसेस में जेल में नहीं गए। ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक शख्स मिलता है, एक पाकिस्तानी जो जेल में बंद था। पता चला कि उसकी रिहाई पे इतने पैसे खर्च होंगे, कई लाखों में थे। अब एक पाकिस्तानी शहरी बनकर दुबई में उस बंदे से जेल में मुलाकात करता है जो पाकिस्तानी और जेल में बंद है दुबई के। उसका कहता है कि तुम्हें हम जेल से बाहर निकालेंगे। वो बड़ा खुश हो जाता है, वो जेल से बाहर आ जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं। अब जेल से बाहर आने के बाद वो एहसान तले दबा हुआ है। फिर उसे थोड़ा वक्त देने के बाद कहा जाता है कि अच्छा अब तुम एक काम करो, तुम पाकिस्तान लौटो और पाकिस्तान में जाकर तुम अपना बिजनेस शुरू करो। अब वो और खुश होता है, फिर कहता है कि इस बिज़नेस में लेकिन हम पार्टनरशिप होंगे, चलो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, 75% फाइनेंस हम करेंगे, 25% तुम्हारा होगा। तो पाकिस्तान पहुंचो और लाहौर में एक बिज़नेस शुरू करते हैं। अब ये सारी चीज़ें उस पाकिस्तानी को पता नहीं है जो जेल से छूटा है या जिससे छुड़वाया गया है, और उसे ये भी लग रहा है कि ये अपने ही मुल्क का है। अब वो पाकिस्तान पहुंचता है। वहाँ जाने के बाद अब उसे दूसरी हिदायत, हुक्म दिया जाता है कि काम करो, इस बिज़नेस के लिए एक घर और ऑफिस लो, लेकिन जो ऑफिस और घर हो वो लाहौर में जौहर टाउन के करीब हो, इर्द गिर्द हो, बल्कि उनका जो एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी है वहीं पर लिया जाए। अब जौहर टाउन वहाँ पे लेना है, और वो भी कि इतने मीटर के दायरे के अंदर ढूंढना ऑफिस। अब उससे सामने वाले को कुछ पता नहीं कि ये हो क्या रहा है। अब वो जाता है जौहर टाउन के पास, वो एक किराए का घर ढूंढता है, मिल जाता है, करीब 60-70 हज़ार या जो भी रकम थी। अब वो आराम से वहाँ रह रहा है। अब उसे कहा जाता है ऑफिस ढूंढो। फिर उसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो मस्जिद है, थोड़ा मस्जिद में भी जाओ, नमाज़ पढ़ो और देखो वहाँ कौन कौन क्या कैसे लोग हैं। वो जाता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, देखता मस्जिद में जाने के लिए भी आईडी देखा जा रहा है। अब आम तौर पर अल्लाह के घर में जाने के लिए कोई आईडी और प्रूफ तो मांगता नहीं है, तो उसे लगा कि कुछ वीवीआईपी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी उसे कुछ पता नहीं है। फिर अब वो घर ले चुका, उसके बाद अब उसे कहा जाता है कि तुम दफ्तर लो, तो वो एक दफ्तर लेता है। कहा जाता है कि कुछ ऊपरी मंजिल पे लो। अब वो ऊपरी मंजिल पे एक दफ्तर भी ले लेता है किराए पर। अब उसे ये भी कहा जाता है कि देखो अब कंस्ट्रक्शन का एक बिज़नेस शुरू करेंगे, पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे लोग देखने के लिए आएंगे कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, ठीक ठाक तुम चला रहे हो कि नहीं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हिसाब किताब बराबर है कि नहीं। तो हमारे लोग आएंगे और रहेंगे और ये तुम्हारा बिज़नेस को चेक भी करेंगे। तो उसने कहा कभी भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तब उसे पैसे दिए गए, घर ले चुका था, दफ्तर ले लिया उसने एक बड़ा सा। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस शुरू हो गया, कुछ आसपास के कॉन्ट्रैक्ट भी मिले। अब ये काम चल रहा है, ये बात 2020 की बता रहा हूँ आपको। अब ये सब कुछ काम चल रहा है और अचानक फिर एक रोज़ उसे काम मिलता है। ये काम था E116 जौहर टाउन के एक घर का। E116 नंबर घर जौहर टाउन में, किसी और का नहीं, बैंड लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का था। कुछ रंग रोगन, पेंट, कुछ टूट फूट प्लास्टर, ये काम कराना था। अब वो बंदा जाता है, ये सब कुछ करता है। इसके बाद वहीं से थोड़ी दूरी पर एक 6 मंजिला इमारत, वहाँ का भी उसे काम मिलता है। अब वो 6 मंजिला इमारत खाली है क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन का काम होना, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब लोग रहने आएंगे। तो ये और भी बेहतर था, खाली इमारत में सब कुछ काम चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब उस शख्स को ये सब कुछ पता नहीं है, जो पाकिस्तानी है, जिसे जेल से छुड़ा कर लाया गया है, उसे अच्छा खासा पैसे दे दिए गए, फाइनेंस हो रहा है, और उसे मालूम ही नहीं है कि क्या होना है, ये सब क्यों है। बट उसे ये था कि चलो अपने मुल्क का एक बंदा मदद कर रहा है। असल में उसे इसलिए सब कुछ नहीं बताया गया था कि कल को कोई ऐसा हादसा हो जाए, पुलिस या हाफिज सईद के ही लोग उसे पकड़ लें, तो कुछ बता ही ना पाए। क्यों? क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है।
उसे तो ये है कि भैया हमारे एक फरिश्ता बन के जेल से छुड़ाया, उसके बाद यहाँ लाया, पैसे दे रहा, उसने बिज़नेस शुरू किया, हमारा बिज़नेस ठीक चल रहा है, किराए का घर लिया है, ऑफिस है, पैसे भी आ रहे हैं, तो कोई और पता ही नहीं है कि प्लान क्या है। तो जब प्लान ही पता नहीं तो किसी के लिए भी ख़तरनाक नहीं हो सकता। अब ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक, इधर बीच बीच में कुछ लोग जाएं जिन्हें असली काम करना है, वो जाएं, 1 2 3 दिन ठहरें और रैकी करें। अब जो ये जौहर टाउन में हाफिज़ सईद का घर है, ये घर 4 तरफ से है, इसके 4 रास्ते हैं, 3 रास्ते हमेशा बंद होते हैं, एक रास्ता खुला होता है। इसकी वजह है कि उस कॉलोनी में बाकी लोग भी रहते हैं, उनका भी घर है, और वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड जो उनको मिला हुआ है हाफिज़ सईद को, वो सब भी है। तो वो जो एक रास्ता खुला हुआ है उसी से आम लोगों का भी अंदर आना जाना है, पहरा वहाँ पे भी है। तो वही लोग जा सकते हैं जो उस कॉलोनी के इर्द गिर्द या वहाँ पे रहते हैं। और यही वजह थी कि इस शख्स से कहा गया था कि तुम जो घर लोगे वो इसी जौहर टाउन की इस कॉलोनी में लोगे, यानी कि जहाँ पे हाफिज़ सईद रहता है। अब वो एक पाकिस्तानी था, क्लीन था, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए कोई शक की भी बात नहीं थी। और अब चूँकि वो वहाँ आ गया तो आराम से अब वो गाड़ी से हाफिज़ सईद के घर से गुजर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ चल रहा है, रेकी हो रही है। अब ये काम करना है तो उसके लिए कैसे? हाफिज़ सईद के पास एक कार है, बहुत सारी कारें, एक टोयोटा कार, सेम कलर का, सेम मेक, वैसी एक टोयोटा कार का इंतज़ाम किया गया। अब उस कार को वहाँ पे लाने के बाद 6 मंजिला इमारत खाली है, लोग है नहीं, तो अब आराम से वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। तब उस 6 मंजिला इमारत में उस कार को लाने के बाद उस कार को कार बॉम्ब बनाने की तैयारी की जाती है। लगभग 300 kg, 300 किलोग्राम PNT, RDX, अलग अलग विस्फोटक गाड़ी के बोनट में, सिलेंडर से लेकर छत, दरवाजे, इन सब में फिट किया जाता है। अब ये करीब 300 kg, गाड़ी का वेट भी बढ़ गया। अब बारूद और बाकी चीज़ें, उसमें स्मेल भी आती है बारूद की। अब इसके बाद गाड़ी की रफ्तार भी कम हो जाती है, अब 30, 35, 40 से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। और सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि इस कार का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर धमाका, और इतना बारूद है कि 30-40 घर को तो ले उड़ेगा। तो प्लान यही था कि इस गाड़ी को E116 यानी कि हाफिज़ सईद के घर के दरवाजे पर ले जाकर टक्कर मारनी है, और इसके साथ ही उसके आसपास के और भी कई घर उड़ जाएंगे और हाफिज़ सईद के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो ये सारा काम चल रहा है, उस लोकल की मदद भी हो गई, गाड़ी के बम भी तैयार हो रहे हैं। अब ये है गाड़ी वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? अब इसको टकराना है तो टकरा कर वो उतर के भाग तो नहीं सकता है, सिक्योरिटी है। तो ये काम वही कर सकता है जिसको मरना है, यानी कि फ़िदाइन, यानी कि जो ह्यूमन बॉम्ब भी हम कहते हैं, ऐसे। अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? तो अब इसकी भी प्लानिंग होती है। अफ़गानिस्तान में एक जगह, एक कैंप है जहाँ ह्यूमन बॉम्ब तैयार किए जाते हैं। ये कहानी मैंने पहले सुनाई है कई बार। ख़ास तौर पर बच्चे, नौउम्र, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनका ब्रेन वॉश होता है कि तुम्हें जिहाद करना है, जिहाद करोगे और उसके बाद तुम मारे जाओगे तो तुम शहीद होगे, फिर तुम जन्नत में जाओगे, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ बाकायदा तैयार किया जाता है, और वहाँ जाकर कोई भी जिहाद के नाम पर, जैसे आप भेड़, बकरी, मुर्गे ख़रीदते हैं, वहाँ से आप उठाइए और एक ह्यूमन बॉम्ब को पैसे पे कीजिए और ले जाइए। और उसे कुछ पता नहीं है, उसको सिर्फ एक है कि उसको सिखाया ही गया है कि बस मुझे हुक्म मिलेगा और ये बटन दबाना है, या गाड़ी जो है या कार कहीं ले जाकर टक्कर मारनी है, ख़त्म, मुझे मर जाना है। इस तरीके का ब्रेन वॉश होता है। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि अफ़गानिस्तान से इस ऐसे एक ह्यूमन बॉम्ब को ख़रीद लिया गया, अब उसे लाहौर तक भी पहुंचा दिया गया। अब ऐसे ह्यूमन बॉम्ब को ज़्यादा दिनों तक रखना अपने आप में बड़ा जोखिम भरा काम होता है। उसकी वजह है, अगर जहाँ आपने रखा है वहाँ का माहौल अलग है, जो उसको पढ़ाया गया है जिहाद के बारे में, तो अगर मान लीजिए वहाँ टीवी है, उसने टीवी पे प्रोग्राम देखने शुरू कर दिए, अखबार है, अगर वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ रहा है, उसकी खबरें हो गई, कुछ फैमिली के लोग हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी ज़िंदगी उसने देख ली। मतलब एक ज़िंदगी, आम ज़िंदगी हम जो जीते हैं 24 घंटे, अगर उन चीज़ों का एहसास उसे हो गया कि रिश्ते क्या होते हैं, माँ बाप क्या होता है, पति पत्नी, बच्चे क्या होते हैं, एंटरटेनमेंट क्या होता है, टीवी क्या होता है, मैच क्या होता है, तो कहते हैं कि फिर उसको जो पढ़ाया गया है वो अपने उस मकसद से भटक जाएगा, फिर वो एक ह्यूमन बॉम्ब नहीं रहेगा, और हो सकता है वो बदल जाए, फिर वो मरने मारने का इरादा छोड़ दे। तो अब ऐसे
एक ह्यूमन बॉम्ब को लाना, उसके बाद एक जगह रखना ज़्यादा दिनों तक, वो बड़ा रिस्की काम है। इसलिए कि अगर ज़रा सा भी उसका माइंड बदल गया तो पूरा ऑपरेशन ख़त्म। तो इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह उसको रखा गया वहाँ एक तो टीवी ना हो, जो लोग उसको खाना दे रहे हैं या बात कर रहे हैं वो सब ऐसे लोग हों जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात करें, और वो है जिहाद की, और कोई दुनिया के मसले की कोई बात ही ना करें, ताकि उसका ध्यान एक सेकंड के लिए भी डाइवर्ट ना हो सके। उसे हर वक्त एक ही चीज़ बताया जाए, एक ही चीज़ पढ़ाया जाए, और वही है कि जो तुम करने जा रहे हो वो तुम मतलब इस्लाम के नाम पे करने जा रहे हो, तुम जिहाद करने जा रहे हो, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो ये पूरी अफ़गानिस्तान में एक कैंप है जहाँ पे इस तरह के ह्यूमन बॉम्ब की ट्रेनिंग होती है, और जिसको बहुत सारे लोग जिनका यूज़ करते हैं। तो अब एक इस्तेमाल वहाँ से भी हो गया, अब उसे भी लाहौर पहुँचा दिया गया। अब इधर रैकी भी चल रही है, सब कुछ। ये जो बंदा है जिसको वहाँ पे घर वर लेकर दिया गया, जो पाकिस्तानी है, अब उससे ये भी कहा गया कि एक काम करो, तुम वहाँ पे जो पुलिस और बैरिकेड्स पे सब रहते हैं उनसे धीरे धीरे दोस्ती करो, आते जाते सलाम करो, हालचाल पूछो। फिर एक और काम करो, अपने घर पे बिना किसी मकसद के, मतलब ओकेज़न तुम पैदा करो कि आज मेरा जन्मदिन है, सालगिरह है, आज मेरे बच्चे का सालगिरह, आज मेरी बीवी का सालगिरह, आज हमारी एनिवर्सरी है, आज मुझे अपने कारोबार में इतना फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट मिला है, आज एक अच्छी खबर आई है मेरे ख़ानदान में, आज मेरे अब्बू का ये हो गया, अम्मी का ये हो गया। तो हर हफ्ते 15 दिन में कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ के एक घर में फंक्शन रखो, एक पार्टी रखो, बिरयानी खिलाओ, कौरमा खिलाओ, कबाब खिलाओ, और उससे तुम घुलो मिलोगे, तो आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसे ये भी है कि उसे कुछ पता तो है नहीं करना क्या है, तो अब उससे कहा जा रहा है कि ये सब इसलिए है कि ताकि हमारे बिजनेस पे भी ठीक ठाक असर पड़े इसका। अब वो इधर ये भी हो रहा है। अब ये जो शख्स है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ, अब कार में वो सारी चीज़ें अब तैयारी होनी है, अब उससे ये कहा जाता है कि इसको तो बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये कार बॉम्ब बन रहा है और ये बाकी चीज़ें, तो इससे पता चल जाएगा। तो फिर उससे पहले अब कैसे बताया जाए? तब एक रोज़ मौका देख के उससे कहा जाता है, जो हैंडलर है, जिसने सब पैसे दिए, जो उसे लगता है बात कर रहा है, तो एक दिन वो उससे कहता है कि तुम्हें 26/11 मुंबई हमला याद है? उसने बोला हाँ। अब वो पाकिस्तानी है तो कहता है हाँ, हाफिज़ सईद कौम के हीरो हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो एक दूसरा पाकिस्तानी से बात कर रहा है। तो उसने कहा हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है उस हमले में एक इजरायली फैमिली मारी गई थी? बोला अच्छा। बोला हाँ जानता हूँ। तो उसने कहा कि उस इजरायली फैमिली जो मारी गई है, इजराइल के लोग, एक बहुत अमीर आदमी है वो, तो उसने फिर बताया कि तुम्हें पता है मोसाद छोड़ते नहीं हैं, तो वो इसराइल की जो फैमिली मारी गई उसका बदला लेना चाहते हैं हाफिज़ सईद से। तो बोला क्या करना होगा? तो बोला हाफिज़ सईद को मारना चाहते हैं और बदले में इतने पैसे देने की बात की है उन्होंने कि तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब उस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 10 करोड़ रुपए, सीधे बोलो, बट मारना है। अब उसके मन में लालच भी आया, पर उसने कहा कि मैं मारूंगा फिर तो यहाँ फंस जाऊँगा। तो उसने कहा नहीं, जो हमें फाइनेंस कर रहा है, जो मेन शख्स है हमारा, वो भी पाकिस्तानी है लेकिन टर्की में है, तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को टर्की शिफ्ट कर देगा, इंक्लूडिंग तुम्हें। किसी तरह धीरे धीरे वो कन्विंस हो गया। उसने कहा ठीक है, इतने पैसे मिल रहे हैं। अब इसी दौरान में कोरोना आ गया, ये सब कुछ चल रहा है। अब वो जो दुबई से फ़ोन कर रहा है इस पाकिस्तानी को, जो हैंडलर है, जिसका ऑफिस खुलवाया, जिसके बिजनेस खुलवाया, वो ईद आने वाला होता है 2021 में, और 2021 में जो ईद थी वो 13 मई की थी, 13 मई 2021, 13 मई को ईद थी। अब वो अचानक कहता है कि मुझे एक दिन के लिए घर जाना है। अब वो पाकिस्तानी नहीं है, अब एक दिन के लिए उसे घर जाना है। तो जो ये ऑपरेशन के पीछे वो शख्स कहता है कि अभी मत जाओ, इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, ऑपरेशन नज़दीक है और कोरोना भी है, ट्रैवल करोगे, आओगे जाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा नहीं, बस ईद है, मना कर चलाऊँगा। अब वो ये ज़िद करके एक दिन के लिए घर आ जाता है। घर आने के बाद अचानक उसे बुखार चढ़ जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, कोरोना टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव पाया जाता है। अब पॉजिटिव होने के बाद इधर ये है कि उसे वापस दुबई भेजना है, लेकिन इधर कोरोना है, कैसे भेजें? अजीब हालत। अब पूरा उधर ऑपरेशन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यही हैंडल कर रहा है फ़ोन पर। अब इधर अचानक ऐसा होता है कि इस कोरोना की वजह से एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अब मौत हो गई तो बहुत बड़ा झटका लगा इस ऑपरेशन को, इसलिए
कि अब तक लगातार महीनों से वही शख्स उसको पैसे भेज रहा, फ़ोन पे, फेस टाइम पे उससे बात कर रहा है, वो उसका चेहरा भी मालूम है, और उसके तमाम कई दोस्तों से भी वो बात करता है, वो उससे भी जानता है। अब इधर उसकी मौत हो गई, अब क्या किया जाए? अब जो जिसकी मौत हुई उसे जो हैंडल कर रहा है अपना एजेंसी का, वो उसे कहता है कि अब तुम डायरेक्ट बात करो। तो बोला कि पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा। तब इसने फ़ोन किया और उसने कहा कि सुनो, वो जो बात हो रही थी उनको कोरोना हो गया है, तो हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी इसलिए तुमसे बात नहीं हो पाएगी, तो जैसे ही ठीक होंगे तुमसे बात होगी, लेकिन तुम अपना काम जारी रखो। उसने कहा ठीक है। लेकिन फिर अचानक एक दिन और फ़ोन किया तो उसने कहा कि हमें तो ये पता चला है कि उनका फौत हो गया, मतलब मौत हो गई, और आप कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में। फिर उसने कहा हमने इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अफसोस होगा। अच्छा, इत्तेफाक से वो बंदा जो पाकिस्तान में था, जिसको सारी चीज़ें करवाई जा रही थी, वो डी कंपनी और बाकी लोगों से भी बात करता था, उन्हें भी जानता था। अब उसे लगा कि ये मर गया, अब उसके साथ उसकी जगह कौन बात करे? अब जो मेन है वो बंदा सामने आता और फ़ोन पे बात करता है, कहता है कि देखो मैं ही हूँ जो फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं। उसने अपने आप को तुर्की में बताया रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अब ये काम करना है। तो उसने कहा भाई पहले पैसे दे दो, जो बात हुई है 10 करोड़ की। तो उसने कहा पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पहले काम तो करो, क्योंकि अभी वो हमें इजरायली देगा पीछे से, तो हम तुम्हें आगे से देंगे। अब तक इस पर इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, गाड़ी से लेकर तमाम चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन उसे अब उस कोरोना की मौत के बाद उस शख्स जो अब तक हैंडल कर रहा था, उसे अब कुछ डाउट होने लगा। ये बात उसने उसके अपने कुछ रिश्तेदार थे पाकिस्तान की पुलिस में, उनसे शेयर कर दी। इसके बाद उसने कहा कि ये तो बड़ा मामला, अगर हाफिज़ सईद के लोगों को पता चला तो तू तो गया। फिर वो उन लोगों को लेकर हाफिज़ सईद के पास जाता और कहता है कि आपकी जान को ख़तरा, आपके ऊपर अटैक होने वाला है। पर वो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो बताता है कि देखिए हमने यहाँ पे घर लिया, ऑफिस लिया, सिर्फ इसी सब के लिए। तो बस उसको ये कहा जाता है कि तुम बेटा यहाँ से फ़ौरन निकल दो और इधर मत आना इस महल्ले में। अब इधर से ये बात हो रही है कि उससे कांटेक्ट किया जाए। अब ये शक हो गया कि शायद उसने खुलासा कर दिया। अब ऑपरेशन अधर में लटक गया। अब क्या करें, इतना सब कुछ टाइम वेस्ट, सब कुछ हुआ, पैसे लगे हैं। आनन फानन में अब ये होता है कि 2 ऑप्शन थे, एक तो ऑपरेशन को कैंसिल करो और दूसरा ये था कि नई टीम बनाओ। कैसे इतनी जल्दी बनेगी? लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये था कि जो 300 किलो के बारूद से भरी हुई कार जो खड़ी है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करें। अगर उसको कहीं यूं ही ब्लास्ट कर देते हैं तो ना मालूम कितने लोग मारे जाएंगे, और पकड़े गए तो और उल्टा फिर बहुत सारे लोग फंसेंगे, और यूं उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो लास्ट में तय हुआ कि एक दूसरी टीम जो है इस काम को अंजाम देगी, इस कार को लेकर। लेकिन अब ये हो गया कि चूंकि इधर सब कुछ हो गया, इधर सिक्योरिटी टाइट हो गई, अभी 116 के दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन था। गार्ड और ये पहरे सब कुछ बढ़ गए। तो फिर ये हुआ कि जो मेन गेट है वहाँ से करीब 40 से 45 कदम की दूरी पर है ये 116, यानी कि हाफिज़ सईद का घर। तो इस कार को मेन गेट से ही टकरा देंगे, और ये था कि शायद 40-50 कदम की दूरी पर उस घर तक भी इसका असर होगा, क्योंकि बारूद इतना है। फिर यह आया कि इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तो पहले तय हुआ कि शाम के वक्त ये धमाका करेंगे, लेकिन हुआ कि नहीं, शाम के वक्त तमाम लोग होते हैं। फिर हुआ कि आम लोगों को नुकसान ना हो, बच्चे और बाकी जो फैमिली हैं, औरतें हैं। तो 11 बजे का वक्त चुना गया, 23 जून 2021, 11 बजे। इसलिए कि सब स्कूल चले जाते हैं, बाकी लोग अपने घर में होते, सड़क पे कोई होगा नहीं, खाली रहता है। तो 11 बजे 23 जून वक्त चुना गया, और 23 जून की सुबह 11 बजे वही टोयोटा कार ले जाकर उस E116 के एक गेट के बाहर, करीब जो 40 से 50 कदम की दूरी पर था, टकरा दिया जाता है। एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है। हाफिज़ सईद के घर की खिड़कियां से लेकर बाकी सारी चीज़ें भी टूट जाती हैं। 3 लोगों की जान जाती है, करीब 24 घायल हुए थे। और इसके बाद कहते हैं कि हाफिज़ सईद को शायद दिल का दौरा भी पड़ा था इस धमाके, और ये सोचकर कि घर तक यह हमला जानलेवा हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हुई। ऑपरेशन हालांकि कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन आज भी ये मानना है कि अगर कोरोना से उस शख्स की मौत ना होती तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन जिस तरीके का ये ऑपरेशन बनाया गया था, वो ऑपरेशन अपने आप में बेहद कामयाब था आखिरी वक्त तक।
लेकिन बस एक जो किसी के हाथ में नहीं था, ना कोरोना किसी के हाथ में था और ना मौत जिसकी कोरोना से मौत हुई। बाद में फिर उस शख्स को ही पकड़ लिया गया जो ये पूरे घर में, चूँकि अब धमाका हुआ तो क्लियर हो गया कि वो सच कह रहा था। फिर उस पाकिस्तानी को पकड़ा गया, उसके 3-4 साथियों को पकड़ा गया। 4 लोगों को हाल में कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की अदालत ने सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा दी। इसमें एक महिला भी शामिल थी जो उनकी साथी थी, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई गई। और हाफिज़ सईद कोट लखपत जेल में, और इसके बाद से उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई। हालांकि पिछले काफ़ी वक्त से हाफिज़ सईद को देखा नहीं गया। और ये भी कहते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद से वो ज़्यादातर छुप कर रहने लगा। फिर उसके बेटे तलहा सईद के ऊपर भी हमला हुआ, वो भी एजेंसी ने कराया था। वो कहानी फिर कभी। तो ये थी एक ऑपरेशन की कहानी, और इस कहानी से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है कि कैसे ये सारी तैयारी होती। कोई भी एजेंसी जब ऑपरेशन करती है, जो आखिरी में जिनको काम पूरा करना होता है वो आखिरी में जाते हैं। ज़मीन तैयार करना,